नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप अड्डा विद डॉक्टर्स। हमारे कोविड केयर सेगमेंट का में नया एक सेक्शन है जहां पर हम मेडिकल एक्सपर्ट से बात करते हैं। कोविड महामारी के इस भीषण दौर में जब ये सेकेंड वेव आई हुई है और चारों तरफ भयावह परिस्थितियां बनी हुई हैं, तब सबसे ज्यादा भरोसा अगर हम किसी पर कर सकते हैं तो वो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं जो दिन रात आपके इलाज में लगे हुए हैं। आज हमारे साथ हैं इस लल्लन टॉप अड्डा विद डॉक्टर्स के 5वें एपिसोड में हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रवीण विजानी, जो कि यूएसए से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और डॉक्टर प्रवीण विजानी के बारे में मैं बता देती हूँ, उनका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, फिर सवालों का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। डॉक्टर प्रवीण विजानी एमडी हैं, एमबीबीएस यूसीएमएस जीटीबीएच दिल्ली इंडिया से, इंटरनल मेडिसिन रेसिडेंसी क्लीवलैंड क्लिनिक फाउंडेशन क्लीवलैंड ओहायो जो यूएसए में है, पल्मनरी एंड क्रिटिकल केयर फेलोशिप यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास हेल्थ साइंस सेंटर ह्यूस्टन टेक्सास से इन्होंने की है, और करंटली मेडिकल आईसीयू डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं बैप्टिस्ट हेल्थ हॉस्पिटल यूएसए में। साथ ही साथ ये वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट भी एग्जीक्यूटिव कमेटी में हॉस्पिटल की होल्ड करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रवीण विजानी आपका लल्लन टॉप अड्डा विद डॉक्टर्स के 5वें एपिसोड में। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। डॉक्टर प्रवीण, जैसे कि आप देख रहे हैं पूरे चारों तरफ भारत में जो इस वक्त माहौल है सेकेंड वेव के दौरान, सबसे ज्यादा जो एक टर्म हमें सुनने को मिल रहा है जिसकी बहुतायत में चर्चा है, डबल म्यूटेंट वायरस की। ये जो पहला स्ट्रेन आया था या पहली कोविड जो वेव आई थी उसमें जो था उससे बेहद खतरनाक है, इन्फेक्टिविटी है ज्यादा है, मोर्टेलिटी ज्यादा है। तो आपका क्या मानना है इस पे? क्या इसके बारे में आप बता सकते हैं? किस तरह से एक अगर सरल भाषा में इस डबल म्यूटेंट को हम समझना चाहें कि क्या है, पूरा कैसे ये आया, तो आपकी ओपिनियन इस पे या आप जो बताना चाहें, एक्सप्लेन करना चाहें, हम जरूर जानना चाहेंगे। पहली चीज तो ये जानने की है कि दो वर्ड्स हैं जो अलग अलग हम इनको कंबाइन किया है, वेरिएंट और म्यूटेंट। वेरिएंट का पहले मतलब समझते हैं, फिर हम उसके बाद उसके म्यूटेंट पार्ट पे आते हैं। जो वेरिएंट पार्ट है उसका इजीली मतलब होता है इंग्लिश में कि डिफर फ्रॉम अ स्टैंडर्ड फॉर्म। लाइक जो कोविड वायरस हम लोगों ने आज से 1 साल पहले देखा था उससे मिलता जुलता बट थोड़े से चेंजेस के साथ एक वेरिएशन आया है। दैट्स अ सिंपल इंग्लिश में इसका ही मतलब है। म्यूटेंट उसका जेनेटिक लेवल पे चेंज है। ये वायरस जो है ये आरएनए वायरस है। आरएनए एक जेनेटिक कोड है जिसकी डी कोडिंग पे अलग अलग प्रोटीन्स हमारी बॉडी में बनते हैं जिसमें हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। हम एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारा जो जेनेटिक कोड है वो डीएनए में है, इस वायरस का आरएनए में है, और बाकी वायरसेस का डीएनए और आरएनए में से कुछ भी हो सकता है। जब ये कोड चेंज होता है और वो चेंज या तो कुछ एडिशन हो गया जीन में, या कुछ डिलीट हो गया, या कुछ रीशफल हो गया, तो उसके बाद जो प्रोटीन बनते हैं वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर किसी का जीन का कॉम्बिनेशन चेंज होता है तो आंखों का कलर ब्लू हो सकता है, बाल ब्लॉन्ड हो सकते हैं, हाइट में चेंज आता है, नेचर में चेंज आता है, पर्सनालिटी में चेंज आता है, रोगों से लड़ने की ताकत में चेंज आता है। उसी तरह वायरस के अंदर भी, क्योंकि डिविजन क्विक है, तो ये चेंजेस रेगुलर टाइम पे आते रहते हैं। और ये वेरिएशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस वायरस को हम समझ रहे थे 1 साल से, वो अचानक से थोड़ा सा डिफर हो गया है, और जेनेटिक लेवल पे जो चेंजेस आए हैं वो उसकी म्यूटेशन कहलाती है। और इसीलिए आप देखेंगे कि एक डिफिकल्ट नंबर होता है B1615। ये बेसिकली उस म्यूटेशन का एड्रेस है कि ये उस पर्टिकुलर जेनेटिक कोड में कहां पर है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। अब ये कहना कि ये डबल म्यूटेशन, ट्रिपल म्यूटेशन है, ये साइंटिफिकली इट्स नॉट ट्रू, क्योंकि वायरस तो म्यूटेट करते ही हैं। अगर आप देखें तो यूएस में हम हर साल इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन इसलिए लगवाते हैं क्योंकि जो पिछले साल का वायरस था वो म्यूटेट होता है, तो फिर हम उसके लिए अगले साल प्रिपेयर करते हैं। तो वायरसेस तो म्यूटेट होंगे ही। जहां पर ये बात आई कि डबल म्यूटेशन कहां से आया, जो वायरस ऑफ इंटरेस्ट थे शुरुआत में, जिसमें कैलिफोर्निया का एक स्ट्रेन था, ब्राजील का था, नाइजीरिया का था, यूके का स्ट्रेन था, उन स्ट्रेन्स में जिनमें इन्फेक्टिविटी, जिसमें पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन ज्यादा है, उनके अंदर जो जेनेटिक कोड हमने देखे वो 2 जगहों के जेनेटिक कोड इस वायरस में आ गए।
तो वो दो म्यूटेशन जिनको हम पहले से ही जानते थे कि ये कैलिफोर्निया में है और एक नाइजीरिया में है या यूके वाले है, अगर वो दो आपको एक स्ट्रेन में नजर आ रहे हैं तो वो डबल म्यूटेंट हो गया। अगर वो 3 आ जाएंगी तो 3। ये तो वो म्यूटेशन है जिनको हम जानते हैं, लेकिन ये वायरसेस और भी म्यूटेशन कर रहे हैं जिनके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हमें मालूम नहीं है। ओके। तो ये तो हो गया कि म्यूटेशन और वेरिएंट का क्या मतलब है। अब इसका आम जिंदगी पे क्या इम्पैक्ट आता है। अभी तक हमें ये मालूम चला है कि जो वेरिएशन हुई है उससे ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। मोर्टालिटी पे उस पर कितना फर्क पड़ेगा, वो कितना जानलेवा हो सकता है, अभी इतना डेटा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट जो है वो बायस हैं, क्योंकि रिसोर्सेज भी कम है हमारे पास। तो जो डेथ रेट है वो हाई इसलिए है क्योंकि रिसोर्सेज कम है, या वायरस भी मोर्टालिटी को इंक्रीज कर रहा है, ये जान पाना भी मुश्किल है। पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास ये है कि जी हाँ, इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी पुराने वाले वायरस से ज्यादा है, तो ये जल्दी पकड़ता है, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में जंप करता जल्दी है। और ये भी बताया जा रहा था कि जो डबल म्यूटेंट, अभी आप शायद ये बोल भी रहे थे कि साइंटिफिकली इसका जो एक टर्म है, इसे थोड़ा सा अगर आप और क्लियर करें कि डबल म्यूटेंट कहना इसे सिर्फ सही नहीं है, इसके जो रूप हैं, अलग अलग प्रतिरूप हैं, वो साइंटिफिक लैंग्वेज में दिस टर्म इज नॉट, ये नई जानकारी। अभी आई वाज रीडिंग वन आर्टिकल जिसमें ये बात कही गई थी, तो इस पे आप कोई टिप्पणी करना चाहते हैं कि ये इस नाम पे पर्टिकुलरली? देखिए, जहां तक म्यूटेशन की बात है, जैसे मैंने आपको समझाया बताया कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक जेनेटिक कोड होता है जो ये तक डिसाइड करता है कि हमारा लाइफ स्पैन कितना होगा, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। उसी तरह वायरस में भी जेनेटिक कोड होता है, और हर डिवीजन में जैसे माँ बाप से जो बच्चे आते हैं वो उनके वेरिएशन ही काउंट होते हैं। लेकिन क्योंकि हम वायरस को इस वे में देखते हैं अपने आप को उस तरीके से नहीं, तो हम वायरस के वेरिएशंस की फॉर्म को बात करते हैं। तो हर एक जनरेशन के बाद चेंजेस आने शुरू होते हैं। देखिए, डार्विन का पुराना प्रिंसिपल है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वायरस भी कोशिश करता है अपने आप को अपने पैरासाइट्स के साथ इन्वॉल्व होने के लिए, ताकि उसकी डेथ रेट कम हो। वायरस खुद भी नहीं मरना चाहता है, तो वो अपने अंदर भी चेंजेस लाएगा, अडेप्ट करेगा, तो वो उन्हें हम म्यूटेशन बोलते हैं। और जब हम ये चीजें जो है जेनेटिक कोड को डिकोड कर लेते हैं, जैसे कि इस वायरस के अंदर हमारे पास पहली चीज ये आई थी कि कुछ पर्टिकुलर स्पाइक प्रोटीन्स हैं जो लंग के टिश्यू के अंदर एक पर्टिकुलर रिसेप्टर को जाके लगते हैं। अब मान लीजिए कि वो रिसेप्टर पे जाने के बाद वायरस सिर्फ 4 या 5 सेकंड के लिए अटकता है, और इसमें जो भी मटेरियल उसने ट्रांसफर करना है वो कर दिया, उसके बाद अंदर रेप्लिकेशन चल रही है, लंग में डैमेज हो रहा है। लेकिन अगर ऐसी म्यूटेशन आ जाए जिससे जो अटैचमेंट का टाइम है वो ज्यादा बढ़ जाए, या जो पेलोड डिलीवरी है वो स्पीड से हो सके कि 1 सेकंड के लिए ही हुआ लेकिन सारा का सारा पेलोड डिलीवर कर दिया, या फिर 1 मिनट के लिए अटैच है तो जितना पेलोड है वो सारा आराम से डिलीवर कर दिया, तो इससे वायरस की इन्फेक्टिविटी स्ट्रांग हो जाती है, इससे वायरस का डैमेजिंग इंपैक्ट बढ़ जाता है। तो ये 2-3 म्यूटेशन जो अभी तक हमारी जो कंसर्न के थे, म्यूटेशन जो आए हैं बाद में, उनमें जब स्टडी हुआ तो देखा ये पर्टिकुलर म्यूटेशन जो है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर such kind of behavior of the organism. अब वो अगर आप 2 अलग अलग वायरसेस को उठाएं और उनमें जो दोनों में ये प्रॉब्लम था वो एक में जब आ गई तो वो डबल म्यूटेशन के नाम से आ गया। अगर मान लीजिए 3 वायरसेस की 3 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स एक में आ जाएंगी तो उसको ट्रिपल बोलेंगे, ऐसे 4 में आ जाएंगी तो उसको 4। तो बेसिकली कंसेप्ट ये है कि जितना म्यूटेट होगा उतना उसकी इन्फेक्टिविटी जो है वो बढ़ सकती है, उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ सकती है। ओके। एक सवाल जो बहुत बहुत पूछा जा रहा है, जिसको लेकर लोगों के मन में डर भी है, कि जो वैक्सीन्स जिनके ट्रायल्स हुए हैं वो हमारा पहला वाला जो स्ट्रेन था उस पर हुए हैं, वैक्सीन कारगर नहीं साबित होंगे, जो ये डबल म्यूटेंट या फिर ट्रिपल म्यूटेंट जो आप अभी बात कर रहे थे उन पर। तो क्या ये एक मिथ है, या लोगों के मन में वैक्सीन के प्रति जो पहले से ही हेजिटेंसी है वो कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं कि कुछ ना कुछ मिल जाए और हम तरीका निकाल ले कि शायद ना लगवा, मतलब क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों में सुनने को मिल रही है कि वो सोच रहे हैं कि वैक्सीन से ये हो रहा है जी, हमको तो बहुत बुखार हो रहा है, कहीं कहीं लोगों की मृत्यु भी हो गई है, इस तरह की भी खबरें आई हैं। तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या जो हमारी वैक्सीन ऑलरेडी बन चुकी हैं, जैसे कोविशील्ड जो इंडिया में हम यूज कर रहे हैं पर्टिकुलरली 2 वैक्सीन, तो कोई क्या ऐसा है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर किसी के अंदर डबल म्यूटेंट पाया जाता है, अगर उसको वैक्सीन लगाई जाए?
क्योंकि ट्रायल्स उनके अकॉर्डिंग वो फर्स्ट ट्रेन पर हुए हैं। जी, पहले तो मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि मैंने दोनों ही वैक्सीन लगाई है एंड आई एम प्रो वैक्सीनेशन। दूसरी बात ये कि जब हम वैक्सीन को डेवलप करते हैं तो उसके मेजर दो रीजंस होते हैं, प्लस फर्स्ट जिसमें हम उसको डिजीज को प्रिवेंट कर सकें, और दूसरा ये कि अगर डिजीज होती है तो उसकी इंटेंसिटी उतनी स्ट्रांग ना हो। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूंगा, जैसे हमारे इंडिया में टीबी के लिए BCG वैक्सीन लगता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारे इंडिया के अंदर टीबी किसी को नहीं होता। जी जी। लेकिन टीबी वैक्सीन लगवाने का फायदा ये है कि जो मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट, जिसको हम मिलियरी टीबी बोलते हैं, जो हर जगह फैल जाती है, मेनिंजाइटिस फॉर्म में आती है, वो नहीं होती है, लंग में होती है। अब वैक्सीन जो है उसका मेन काम तो ये हो गया कि प्रिवेंशन कर रही है, दूसरा आपकी सिवियरिटी ऑफ डिजीज को कम कर रही है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या म्यूटेशन से वैक्सीन के ऊपर कोई इंपैक्ट आता है? तो उसका आंसर ये कि क्योंकि पेरेंट स्ट्रक्चर वायरस का सेम रहता है, वेरिएशंस होते हैं, तो ये कहना गलत होगा कि वैक्सीन बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। यस, जैसे जैसे म्यूटेशन आएंगे हमें भी लड़ाई उसी तरीके से लड़नी है। जो हमारे आगे क्वेश्चन आएगा हमें उसको प्रिपेयर करना है, और कभी कभार हम एक कदम आगे चलते हैं, कभी हम 2 कदम पीछे भी जाएंगे, कभी वायरस हमसे ज्यादा स्मार्ट होगा और कभी हम वायरस से ज्यादा स्मार्ट बिहेव करेंगे। तो वैक्सीन कम हो सकती है यूजफुल, पर पूरी तरह मैं नहीं मानता कि बिल्कुल यूजलेस होगी। थोड़ा सा इम्यूनोजेनिसिटी वायरस का ज्यादा हो गया तो हो सकता है कि आपको इम्यूनिटी आए, पर उतनी ना आए। पर इस समय तो जितनी भी इम्यूनिटी आपको वायरस से आ रही है, क्योंकि जिस हिसाब से सिचुएशन है, तो दैट इज गुड, उससे आप बच तो सकते हैं। अगर किसी की अपनी इम्यूनिटी कम है और वायरस उसको प्रॉब्लम कर सकता है इतना कि वो आईसीयू में आ जाए, इंटूबेट हो जाए और मल्टी ऑर्गन फेलियर में चला जाए, तो एटलीस्ट वैक्सीन से ये हो सकता है कि वो माइल्ड फॉर्म में होके घर पे ही रह के ठीक हो जाए। तो वैक्सीन तो जरूरी है। एक और बात जो अभी आपने कही कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, जो ये एक पूरी बीमारी है कोविड-19, इसको सिर्फ एक लंग्स की बीमारी के तौर पर देखा जा रहा है, तो क्या आप बताना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा हो रहा है कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से लोगों की डेथ हो रही है, तो व्हाट्स योर टेक, आपका क्या ओपिनियन है कि क्या सिर्फ इसे लंग्स की बीमारी माना जाए या फिर ये मल्टीपल ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है, उस तरीके से भी इसको देखा जाए और फिर उस हिसाब से भी इसके ऊपर काम किया जाए, भले वो इसके ट्रीटमेंट में हो, प्रिवेंशन में हो, या किसी भी चीज जो इसके इर्द गिर्द घूमती है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज तो इसमें हम ये तो जानते ही हैं शुरुआत से ही कि लंग इज अ पोर्टल ऑफ एंट्री। यहाँ पर जो हमें रिसेप्टर्स नजर आए थे, ACE2 रिसेप्टर्स, जिनके बारे में काफी बोला गया था इनिशियली कि ये है वो रिसेप्टर्स जिनके थ्रू इसका पोर्टल ऑफ एंट्री है हमारी बॉडी में, और ये नाक की म्यूकोजा में, ओरोफेरिंक्स की म्यूकोजा में और लंग की म्यूकोजा में काफी, और म्यूकोजा का मतलब है कि लंग की टिश्यू में ये काफी हद तक बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए ये वायरस वहां जाता है, वहां पे ये अपनी फैक्ट्री बनाता है, वहां रेप्लिकेट करता है और फैलता है, जिसको हम वायरीमिया बोलते हैं, कि ब्लड में आने के बाद ये अलग अलग ऑर्गन्स में जाता है। पेशेंट का रिस्पॉन्स टू कोविड बहुत हद तक पेशेंट की अपनी इम्यूनिटी पे भी डिपेंड करता है। इसीलिए यूएस में हमने कुछ ऐसे भी केसेस देखे हैं, और ये तो अब स्टडीज में भी दिखाया जा रहा है कि जिन ब्लड पेशेंट्स का हार्ट का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, मोटे हैं या फिर उनको डायबिटीज है, उनकी बॉडी की इम्यूनिटी कम है, तो ये वायरस उनको बहुत जल्दी जो है कैप्चर कर लेता है और कंट्रोल कर लेता है बॉडी को। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे मैं बताना चाहूंगा वो ये कि लंग का डैमेज 2 चीजों पे डिपेंड करता है। वायरस की इन्फेक्टिविटी, की वायरस कितना स्ट्रांग है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी इम्यूनिटी कितनी कम है। इसका एग्जांपल देखिए, मैं आपको समझाना चाहूंगा कि हमारे पास बहुत सारी मेडिकेशंस हैं, इवन यूएस हो या कोई भी और डेवलप नेशन हो, इवन इन इंडिया, कि हम HIV से लड़ने की बहुत सारी मेडिकेशन जानते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल की बहुत सारी मेडिकेशंस हैं, लेकिन अगर जिस पेशेंट का HIV कंट्रोल नहीं है, अगर उसकी इम्यूनिटी कम है, तो आप उसको कितनी भी एंटीबायोटिक्स दे दीजिए, वो इन्फेक्शन पूरी तरह से बॉडी से क्लियर नहीं होता है। तो अगर पेशेंट की इम्यूनिटी लो है और इन्फेक्टिविटी वायरस की ज्यादा है, तो आपको इस डिजीज के बाकी के भी फॉर्म्स नजर आएंगे अब, और वो फॉर्म्स बहुत डिजास्टर्स भी हो सकते हैं। मल्टी ऑर्गन फेलियर हम उसको बोलते हैं, और MODS, मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम, जिसके अंदर हमें ब्रेन में स्ट्रोक्स तक मिले हैं, हार्ट अटैक्स हो जाता है, हार्ट फेलियर में एक्यूटली पेशेंट हार्ट फेलियर में चला जाता है, इरेगुलर हार्ट रिदम हो जाती है, और उसके बाद पेशेंट को पेट की जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें ब्लॉकेज हो जाता है, और अनफॉर्चुनेटली अगर वो स्टेट आ जाती है तो पेशेंट तो सर्जिकल कैंडिडेट नहीं होता, क्योंकि पहले से ही काफी
तबीयत उसकी बहुत डाउन होती है, तो चांसेस ऑफ डाइंग ऑन द टेबल इंक्रीजेस। उसके बाद पेशेंट्स को ब्लड क्लॉट पैरों में, उसके बाद किडनी का इन्वॉल्वमेंट, लिवर का इन्वॉल्वमेंट भी हम लोग देख रहे हैं। तो उस कंडीशन में प्लान चेंज हो जाता है। अब जहां तक बात रही इसमें ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज की, पहली चीज तो ये है कि इट कॉजेज इंटेंस इन्फ्लेमेशन, लंग के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन करता है ये। तो पहली स्ट्रैटेजी उसके लिए है स्टेरॉइड्स, जो इंडिया में मिथाइल प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथाजोन, प्रेडनिसोलोन, ये जो यूज किए जा रहे हैं, इनका मेन मकसद ये है कि जो इंजरी हो रही है लंग के अंदर उसको कंटेन किया जाए। तो वो हम स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं। उसके बाद आता है ऑक्सीजन सपोर्ट। जब लंग डैमेज होगा तो जो एक इंटरफेस है एनवायरनमेंट और आपके ब्लड के बीच में, वो लंग है, वहीं से होके ब्लड में ऑक्सीजन जाता है। अगर वो इंटरफेस इनफैक्ट बहुत बुरी तरह इन्फ्लेम्ड है तो आपका ऑक्सीजन डिलीवरी टू द बॉडी कम हो जाता है, इसलिए आपको हायर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो उन पेशेंट्स के अंदर आपको नेजल कैनुला से ऑक्सीजन देना या फिर हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन, अगर सिचुएशन और खराब होती है तो हम नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन यूज करते हैं, बाईपैप, सीपैप। और अगर उसमें भी पेशेंट को प्रॉब्लम होता है, हम उसमें मेंटेन नहीं कर पाते हैं उतनी ऑक्सीजन जो कि ब्रेन और हार्ट की फंक्शनिंग के लिए चाहिए, तो फिर पेशेंट इंट्यूबेट हो जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो स्ट्रैटेजी में ऑक्सीजन डिलीवरी के लिए हम यूज करते हैं, आपने सुना होगा पेट के बल लेटना जी, उसको हम प्रोनिंग बोलते हैं। एआरडीएस का जो प्रोटोकॉल, जो इन्फ्लुएंजा का एपिडेमिक हुआ था यूएस में, उसके बाद दो चीजें सामने आई थी जिन्होंने हेल्प किया था मोर्टेलिटी को कम करने के लिए। उसमें से एक है प्रोनिंग, कि अगर आप पेट के बल लेटेंगे तो जो पार्ट ऑफ लंग में जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा आता है, देखिए पूरे लंग के अंदर एक जैसा ऑक्सीजन नहीं होता है, लोअर पार्ट में ऑक्सीजन ज्यादा आता है और ब्लड फ्लो भी ज्यादा आता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। लेकिन जब आप प्रोन हो जाते हैं तो डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द लंग को आप जो है फ्लूइड से अलग कर पाते हैं, तो वहां पर जगह बन पाती है ऑक्सीजन के लिए, तो इसीलिए ऑक्सीजन इंप्रूव होता है। तो इसीलिए हम लोग जब एआरडीएस हो जाता है पेशेंट को, बहुत बुरी तरह से लंग डैमेज होता है, तो हम उनको पेट के बल बेड पे कर देते हैं और उससे उनकी ऑक्सीजनेशन इंप्रूव होती है। जिन पेशेंट्स के अंदर ये माइल्ड डिजीज है, जो घर पे हैं, जिनको ऑक्सीजन अभी बढ़ रहा है, उन पेशेंट्स को मैं ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि प्रोनिंग, पेट के बल लेटना बहुत बहुत हेल्पफुल है। वो आपकी ऑक्सीजनेशन में और आपके लंग की हीलिंग में आपको बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद हमारे पास चीजें आती हैं कि भाई ब्लड क्लॉट को हमें प्रिवेंट करना है। ये एक बहुत बड़ा स्टेप था जब हमें ये पता लगा था कोविड में कि सिर्फ लंग का डैमेज ही नहीं, इसके साथ इतनी ज्यादा इंजरी है पूरे बॉडी के अंदर कि वहां पर छोटे छोटे ब्लड क्लॉट्स बन रहे हैं छोटी छोटी वेसल्स के अंदर। अब जब आप ब्लड बंद कर देंगे तो आप ऑक्सीजन डिलीवर भी करेंगे तो वो बॉडी में नहीं आएगी, क्योंकि आपका कैरियर ही रुक गया। जी जी जी। उस कंडीशन में अब जैसे आप इंडिया में देखेंगे कि ब्लड थिनर्स यूज किए जा रहे हैं। अब हम डी डाइमर इस्तेमाल कर रहे हैं। डी डाइमर एक ऐसा लैब टेस्ट होता है जिससे हमें ये पता लगता है कि बॉडी के अंदर कितना क्लॉट है और वो कितनी जल्दी जल्दी टूट रहा है। अगर वो नंबर ज्यादा है तो डॉक्टर्स जो है आपको ब्लड थिनर्स पे डालते हैं। उसके बाद इन्फ्लेमेशन कम हो रहा है, उसके लिए हम स्पेशल लैब यहाँ यूज कर रहे हैं इंडिया के अंदर भी, सीआरपी यूज करते हैं, प्रोकैल यूज करते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन। वो ये बताता है कि बॉडी में कितना इंजरी चल रहा है। अगर वो नीचे आने लगता है तो दैट इज अ गुड साइन, और डी डाइमर्स अगर नीचे आ रहे हैं तो दैट्स अ गुड साइन। उसके अलावा ब्लड के अंदर हम कुछ सेल्स जो है उनको फॉलो कर रहे हैं, जिसमें लिम्फोसाइट एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेल्स होते हैं जो वायरस के अगेंस्ट अटैक करते हैं। हमारी बॉडी में बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, जिनके अलग अलग काम है। कुछ बैक्टीरिया से लड़ते हैं, कुछ वायरस से लड़ते हैं, कुछ फंगस से लड़ते हैं। तो जो वायरस से लड़ने वाले सेल्स हैं उन्हें हम लिम्फोसाइट बोलते हैं। वो लिम्फोसाइट का नंबर अगर आप देखेंगे तो वो नीचे आ जाता है इन लोगों में जिनके अंदर कोविड से वो सेल्स जो है वायरस के साथ लड़ाई करते हैं, और उस लड़ाई में वो भी मरते हैं और वायरस को भी मारने की कोशिश करते हैं। तो एक ट्रेंड है कि जब पेशेंट बहुत सिक होता है तो उसका लिम्फोसाइट काउंट नीचे जा रहा होता है। जैसे जैसे पेशेंट इंप्रूव करता है वैसे वैसे उसका लिम्फोसाइट काउंट इंप्रूव होने लगता है। बाकी तो सपोर्टिव मैनेजमेंट है, अगर कोई और ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहा है तो हम उसको सपोर्टिवली मैनेज करते हैं। डॉक्टर प्रवीण, अगला सवाल ये कि जिस तरह की आप खबरें सुन भी रहे होंगे भारत से, जिस तरह से आ रही हैं, जो रेट लगातार बढ़ता जा रहा है और लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, हर दिन के नंबर अगर हम लें तो लगातार बढ़ रहे हैं, आपके हिसाब से वो क्या एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे ये जो कोविड का ट्रांसमिशन चेन है वो टूटे, जो ये इन्फेक्शन कर्व हो वो फ्लैट हो? तो आप क्या इस पर कहना चाहेंगे? देखिए, जो अप्रोच होना चाहिए वो होना चाहिए मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, हमारे पास तीन चीजें हैं।
पहला तो है कि हमें जनरल पब्लिक का सपोर्ट चाहिए। एज अ फिजिशियन हमें जनरल पब्लिक का बहुत सपोर्ट चाहिए। दूसरी चीज जो हमें चाहिए वो गवर्नमेंट, एनजीओ और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट चाहिए। और तीसरा जो है, जो आपके फिजिकल बॉडीज हैं, हाउस स्टाफ, चाहे वो डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, कर्मचारी हो, इन सबका उतना ही रोल है जितना एक फिजिशियन का रोल है एक हॉस्पिटल को चलाने में। जी। अगर कर्मचारी, नर्सें नहीं होंगी तो डॉक्टर अकेले कुछ नहीं कर सकते। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा, सिलेंडर नहीं होगा, तो फिजिकल प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता अगर मेडिकेशन नहीं है। अब इसमें हर हर एक चेन के अंदर एक रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। और यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि हर सिस्टम फॉलेबल होता है। हर सिस्टम डिपेंड करता है कि आपके रिसोर्सेज कैसे हैं। हर नंबर ऑफ रिसोर्सेज हमेशा फाइनाइट होंगे, कम है या ज्यादा है वो बात अलग है, लेकिन वो हमेशा एक फाइनाइट नंबर होगा। अगर पेशेंट्स का नंबर कम होने लगे तो जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट और डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स के ऊपर जो एकदम से दबाव आया है कि सबको ट्रीट करना है, क्योंकि यहाँ पे ट्रियाज करना मुश्किल है। आप ये नहीं कर सकते हैं कि इसको ऑक्सीजन देनी है, इसको ऑक्सीजन नहीं। एज अ ह्यूमन ये हमारी ड्यूटी है कि हम लोग हर इंडिविजुअल को एक जैसा ही ट्रीट करना चाहिए और करते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर जो रेट लिमिटिंग स्टेप है, मैं बार बार यही कहना चाहूंगा कि हमें जनरल पब्लिक की सपोर्ट चाहिए। और जो एक मिसट्रस्ट मुझे सुनने में आता है न्यूज में, मैं फॉलो कर रहा हूं, उसका इजी तरीका तो मैं नहीं कहूंगा, पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओपन कम्युनिकेशन जी। और उससे क्या होगा, अगर पेशेंट और डॉक्टर के बीच में बात चल रही है या कभी कभी अपडेट्स हो रहे हैं, तो पेशेंट की फैमिली को भी पता लगता रहता है कि मेरे फैमिली मेंबर को क्या हो रहा है। उधर डॉक्टर्स भी अगर उनको अपडेट दे रहे हैं, रेगुलर अपडेट करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि इतना लोड है। तो डॉक्टर के अलावा कोई और सोशल सर्विस या कोई टीम ऑफ नर्सेज जिन्हें डॉक्टर बता सकें और फैमिली वो अपडेट कर दें, तो उससे एक मिसट्रस्ट खत्म होता है कि भाई वहां पर एक्चुअली हो क्या रहा है। एटलीस्ट ये तो पता लगे कि मेरे मॉम या मेरे डैड या मेरी बहन के साथ या भाई के साथ ट्रीटमेंट क्या है। तो पर इसमें गलती डॉक्टरों की भी नहीं है क्योंकि लोड एकदम से ज्यादा आ गया है। और अनफॉर्चुनेटली अभी हमें जिस मल्टी प्रॉन्ग सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं, उसमें जनरल पब्लिक का बहुत सपोर्ट चाहिए, क्योंकि जब तक आप केसेस नहीं बढ़ाएंगे, आप कितना बड़ा भी सिस्टम देख लीजिए, आप यूके का सिस्टम देख लीजिए, आप इटली देख लीजिए, आप अमेरिका देख लीजिए, सारे के सारे सिस्टम फॉल किए थे जी। और हम अभी भी एक डेवलपिंग नेशन है, हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, और इसीलिए हमारे पास ज्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं सिस्टम को फॉल होने के अर्ली। तो मास्क को पहनना, और मैं ये भी एक चीज नोट करता हूं कि लोग जो है मास्क को एक फैशन ट्रेंड ना देखें। फैशन, आपका मास्क नोज और माउथ को कवर करना चाहिए, चिन पे नहीं। चिन कवर करने के लिए नहीं है मास्क माउथ कवर करने के लिए नहीं है, आपके ओरल म्यूकोजा और नोज को ब्लॉक करने के लिए है, जहां से कुछ लोग माउथ ब्रीदर्स होते हैं, कुछ लोग नोज ब्रीदर्स होते हैं, कुछ लोग दोनों साइड से ब्रीथ करते हैं। तो पूरा कवर कीजिए, और स्पेशली जब आप बात कर रहे हैं, तब तक आप इस चेन को प्रिवेंटिव मेजर से नहीं रोकेंगे। और मैं तो ये भी नहीं कहना चाहता कि ये प्रिवेंटिव मेजर्स है, ये तो एक अटैक स्ट्रेटेजी है। जनरल पॉपुलेशन हमारी जो है उसको हमारे को हेल्प करना ही होगा, ताकि अगर आप अपने को प्रिवेंट करेंगे तो नंबर ऑफ केसेस कम होंगे, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं हम उनको सही से एलोकेट कर पाएंगे। जी जी। तो ये मुझे लगता है कि दिस इज द वे। और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, एनजीओ को हमें सपोर्ट करना होगा कि रिसोर्सेज हमारे पास आए, ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन सिलेंडर हो, मेडिकेशंस हो, वैक्सीन्स हो। और मेरी जनरल पब्लिक से और सभी से ये अपील है कि प्लीज पेंडेमिक को पेंडेमिक की तरह ही ट्रीट करें, ह्यूमैनिटेरियन, उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी ना बनाएं। Thank you for saying this. Actually, a lot of news is coming from a lot of corners of the country, across the country, कि इस तरह की चीजें हो रही हैं। आपदा में ऐसे ऐसे अफसर देख लिए हैं, लोगों ने बना लिए हैं ऐसे ऐसे अफसर की शर्म आ जाए देख के कि इस टाइम पर भी ये काम हो रहा है। सो थैंक यू सो मच कि आपने ये पॉइंट उठाया और लोगों से अपील की। अगला सवाल डॉक्टर प्रवीण, ये कि जैसे कि अभी आपने कहा कि जो एक हेल्थ स्टाफ है वो होना चाहिए, उसके अलावा एक और चीज जो देखने को मिल रही है, भले ही वो कहीं भी हो भारत में, खासकर क्योंकि इतना लोड बढ़ चुका है ऑलरेडी हमारे हॉस्पिटल्स पर और हमारे पूरे हेल्थ केयर सिस्टम पर, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर, कि जो नॉन पल्मोनरी स्पेशलिस्ट हैं वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं जो कोविड केयर करने के लिए, पेशेंट्स की केयर करने के लिए।
तो उस इन्वॉल्वमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? कुछ ऐसी टेक्निकलिटीज होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो शायद एक स्पेशलिस्ट ही ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता है, बट अभी क्योंकि हमारे पास वर्क फोर्स नहीं है इतनी, जो जो केयर हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो नहीं है इतने, तो इस तरह सबको इन्वॉल्व किया जा रहा है। हाउ डू यू सी इट? देखिए, ये बात तो है कि हमारे पास रिसोर्सेज शॉर्ट हैं, हमारे पास फिजिकल बॉडीज शॉर्ट हैं, फिजिशियंस हो, चाहे नर्सेज हो या एलाइड स्टाफ हो, और अब हमें वॉर लेवल पे ये काम करना पड़ रहा है कि जो भी फिजिशियंस हैं उनको हम इन्वॉल्व करें, क्योंकि सबने एमबीबीएस तो किया ही है, और जो डिजीज है वो प्रोटोकोलाइज हो जाए कि जैसे माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर, या फिर उसको आप इजी शब्दों में अगर चाहें तो ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं, वो पेशेंट जिनमें ऐसी डिजीज है जो घर पे मैनेज हो सकती है, वो डिजीज है जो कि इतनी सीवियर है कि हॉस्पिटल में आए हैं पर आईसीयू में नहीं है, और लास्ट में वो पेशेंट जो कि आईसीयू के अंदर एडमिटेड है। ये 3 फॉर्म्स में अगर आप पेशेंट को डिवाइड करते हैं, और एक प्रोटोकॉल जैसे आईसीएमआर के प्रोजेक्ट के प्रोटोकॉल्स हैं, तो उसमें अगर आप उनको यूज कर रहे हैं तो आप एक नॉन पल्मोनोलॉजिस्ट फिजिशियन, देखिए वो भी फिजिशियंस हैं, उन्होंने भी एग्जाम पास किए, वो भी बोर्ड सर्टिफाइड हैं अपने अपनी जगहों पे, तो वो इनको यूटिलाइज कर सकते हैं एज अ बैकअप। पल्मोनोलॉजिस्ट शुड ऑलवेज बी देयर। जैसे मेरे हॉस्पिटल में मैं सब केसेस पे जनरली कभी कभार नहीं हो पाता, क्योंकि एक लिमिट होती है एक फिजिशियन की भी, क्योंकि हमें भी अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना, और मेजॉरिटी मेंटल हेल्थ का, क्योंकि कोई भी पेशेंट जब एक्सपायर होता है तो उसका हमारे पे भी इंपैक्ट आता है, क्योंकि हमने बहुत कोशिश करी होती है उसे बचाने की। तो जो पेशेंट माइल्ड डिजीज के साथ है उसको हॉस्पिटलिस्ट टीम मैनेज करती है, इंटरनल मेडिसिन वाले मैनेज करते हैं, और मैं हमेशा बैक में रहता हूं कि अगर ये सिचुएशन थोड़ा सा भी चेंज होता है तो आई एम ऑन द केस। उसी तरीके से जो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, अगर वो एज अ बैकअप भी यूज किए जाए कि हाँ ये चीजें जो माइल्ड हैं इनको ये मैनेज कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे ओवरलुक हो जाए, थोड़ा सा लुक आफ्टर हो जाए, उनके ऊपर देख ले कि इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आप अधिकतर सभी पेशेंट्स तक पल्मोनोलॉजिस्ट पहुंचा सकते हैं। बाकी अगर पेशेंट आईसीयू में आ जाता है तो आई थिंक टेलीमेडिसिन का बहुत बड़ा रोल रहा है। अभी तो इंडिया में पॉसिबल नहीं है, पर जितनी कोशिश हम कर रहे हैं, जितने मेरे दोस्त यूएस में हैं, मैं भी यहाँ पर हूँ, तो हम आफ्टर 2 o'clock 1 o'clock के बाद अपने मेडिकल स्कूल के ग्रुप्स में एक्टिव हो जाते हैं, या हम लोगों को नॉट फ्रॉम इंडिया, जबकि बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, इन जगहों से भी हम लोगों को कंसल्ट्स आते हैं, और ये सब हम लोग फ्री करते हैं कि कोई डिस्कशन होता है तो हम बता देते हैं कि ये ऐसे कर लीजिए। तो आई थिंक यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग के साथ साथ हम लोगों को ये भी देखना है कि जिन लोगों को हम यूज कर रहे हैं उनका मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखें, उनकी फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखें। जी जी। एक और सवाल, आपने एक टेलीमेडिसिन की बात की, आप यूएस में हैं, और उधर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की, अगर हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एक रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है कंपैरेटिवली, बहुत इंडिया से अगर हम कंपेयर करें तो उसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक जैसे टेलीमेडिसिन बहुत अच्छी चीज है, जो इंडिया में शायद अभी इतना नहीं हुआ है, हो रहा है, यहाँ भी बढ़ रही है ये चीजें। इसके अलावा कोई एक ऐसी चीज जो भारत जो पूरी स्ट्रैटेजी बना रहा है इस कोविड महामारी से लड़ने के लिए, कोई एक चीज जो आपने यूएस में देखी और वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बड़े लेवल पे ना हो, छोटे लेवल से स्टार्ट करके कुछ कर सकते हैं, कोई भी एक चीज अगर आप बताना चाहें? देखिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मैं आपको ये देना चाहूंगा कि मास गैदरिंग को अवॉइड कीजिए। जी जी। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिससे आप अपने आप को बचाएंगे, अपने परिवार को बचाएंगे। रिस्क कैलकुलेटेड लिया जाता है जिंदगी में, अगर कोई गैम्बलर हो भी तो। यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा है, बेनिफिट नहीं है। अगर देखिए, हर महामारी का एक एंड होता है, ठीक है, चाहे वो प्लेग रहा हो, चाहे वो कॉलरा रहा हो, चाहे वो HIV की प्रॉब्लम रही हो, हर किसी चीज का एक एंड होता है। इस डिजीज का भी एक एंड होगा। अभी मुझे मालूम नहीं वो कब, पर वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि इस समय हम क्या कर रहे हैं उसको रोकने के लिए। मैं फिर वही 3 ट्राइडेंट की बात करूंगा। पहला, जनरल पब्लिक का सपोर्ट, जिसमें मास्क पहनिए, अवॉइड कीजिए मास गैदरिंग को। थर्ड चीज है, आपको वैक्सीन लगवाइए। वैक्सीन आपकी डिजीज की सिवियरिटी को कम करेगा, वैक्सीन आपकी को प्रिवेंट करने की पूरी कोशिश करेगा। वेरिएंट आएगा, साइंस अपनी तरफ से लड़ रही है वो फाइट। हम दब कोशिश कर रहे हैं कि कोई वेरिएंट आता है तो उसके अगेंस्ट नेक्स्ट वैक्सीन तैयार हो, लेकिन उससे पहले हमें अपने
पॉपुलेशन को, अपने जनरल पॉपुलेशन का भी ध्यान रखना है, और उसके और सोशल डिस्टेंसिंग, ये 3-4 चीज जो है आपको, फर्स्ट चीज तो ये आपने ये हो गई। दूसरा, गवर्नमेंट का सपोर्ट, एनजीओ का सपोर्ट, और जिसमें इसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी ना समझ करके एक वॉर जैसी सिचुएशन को करके आप रिसोर्सेज की एलोकेशन को बेटर करें। और तीसरा, हॉस्पिटल स्टाफ जो है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, ये लोग जो वैक्सीनेटेड हैं, इनको अगर पीपीई मिलेगा, इनको ये भी पता लगेगा कि हाँ, हॉस्पिटल और जनरल पॉपुलेशन हम लोगों को पॉजिटिवली मोटिवेट कर रही है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट नहीं। उसके लिए तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगा आपको कि डॉक्टर्स का व्यू पॉइंट भी आप बताएं कि उनको भी मेंटल स्ट्रेस है, मेंटल फटीग हो जाता है। 1 साल से आप देख रहे हैं, फैमिलीज से आप नहीं मिल पाते हैं, या और अपने बच्चों से आप दूर हैं, आपको इस चीज का डर है कि कहीं हमें कुछ हो गया तो हमारी फैमिली को क्या होगा। तो हमें ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट उनको भी करना है कि हम आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ को भी उतना ही ध्यान दे रहे हैं। पर इसमें सबसे बड़ा रोल रेट लिमिटिंग स्टेप में अभी भी कहूंगा कि जनरल पब्लिक को हमें सपोर्ट करना होगा। हम सारे के सारे इसमें एक साथ हैं, हम सारे के सारे इस पेंडेमिक को खत्म करना चाहते हैं, पर एक साथ। अकेला डॉक्टर नहीं कुछ कर पाएगा, हमें सबका साथ चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दिस अगेन। और एक आखिरी सवाल जाते जाते, कि बहुत पैनिक वाला सिचुएशन हो रहा है, ऑब्वियस है क्योंकि इतनी सारी चीजें चल रही हैं, तो कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा मैसेज आप हमारे दर्शकों को, जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि पैनिक थोड़ा कम हो पाए, वो भी जो मेंटली जो उनको स्ट्रेस हो रहा है इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए, वो किन चीजों से वो कम कर सकते हैं और कैसे अपना ख्याल ज्यादा से ज्यादा रख सकते हैं? देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो है इम्यूनिटी और अवॉइडिंग द वायरस। ये वायरस बहुत ही ईगोइस्टिक वायरस है, अगर मैं मजाक में कहूँ तो। ये आप तक नहीं आता, आप इसको लेके आते हैं। जी जी जी। तो जितना आप इस वायरस से दूर रहेंगे उतना अच्छा है। जितना आप अपनी इम्यूनिटी को बेटर रखेंगे, रेस्ट पूरा कीजिए, हाइड्रेशन पूरा रखिए, और आप हेल्थी खाना खाइए। जो चीजें आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, फ्रूट्स, उनका आप ध्यान रखिए। जो भी चीज आप बाहर से लाएं उसको सही से धो कर खाएं कि ये वायरस के ड्रॉपलेट्स उस पर ना हो। उसके बाद आप जो है, अगर माइल्ड डिजीज के साथ आ रहे हैं, सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, तो ये आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट हो और अपने आप को क्वारंटीन करें। देखिए, लॉकडाउन की जब हम बात करते हैं तो वो यही है, जो चीजें मास्क लगाने से, गैदरिंग को रोकने से, वैक्सीन लगाने से, ये गवर्नमेंट इंपोज कर रही है। लेकिन अगर हम ये चीज एज अ ह्यूमन, इस चीज को हम खुद ही समझ लें कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं हूं, मेरा घर है और मेरे आसपास के लोग हैं, तो लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल। आप लॉकडाउन लगाएंगे, उसमें प्रॉब्लम ये होगा कि हर किसी को लाइवलीहुड चाहिए, ऊपर से मेडिकल बिल बढ़ रहे हैं, और ऊपर से लोगों की आपने दुकानें बंद कर दी, तो वो तो और ज्यादा पैनिक हो जाएगा। तो ये रोकना है अगर हमें, तो मास्क अप, तो लॉकडाउन नहीं होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रवीण कि आप यहाँ आए। लल्लन टॉप अड्डा विद डॉक्टर जो हम कर रहे हैं हमारे कोविड केयर सेगमेंट के अंतर्गत, और आपने इतनी सारी यूजफुल जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहती हूँ कि जो बात, आखिरी मैसेज जो डॉक्टर प्रवीण ने बताया अभी, कि सोशली रिस्पॉन्सिबल बनिए, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। आप सिर्फ, हर इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाएगा तो हम बहुत हद तक चीजों को सुधार सकते हैं। तो मेरी भी अपील, दी लल्लन टॉप की भी अपील आपसे यही है कि जो कॉमन प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उन्हें लीजिए, मास्क लगाइए, हाथ धुलिए, सैनिटाइज करिए चीजें बाहर से ला रहे हैं, और सोशली रिस्पॉन्सिबल बनिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। एक बार मैं फिर से डॉक्टर प्रवीण का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी कि वो हमारे इस मंच पर आए और उन्होंने ये तमाम जानकारी आपसे साझा की। और मैं आशा करती हूँ कि हम जल्द ही इस महामारी से निकलेंगे। वो समय जो आप कह रहे थे कि पता नहीं, हर महामारी का एक अंत होता है, मैं ये कहना चाहूंगी कि वो जल्द ही महामारी का अंत जल्द हो इस कोरोना, क्योंकि बहुत हो गया जैसा लग रहा है कि बहुत देख लिया। सभी के दिमाग में एक स्ट्रेस है, एक चीज है कि बस अब नहीं। तो वो तभी संभव है जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। तो इसी के साथ एक और चीज मैं अपने दर्शकों से कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी विशेषज्ञ को जानते हैं, आप खुद कोई किसी भी कोविड के विषय से जुड़े विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, और आप हम तक पहुंचना चाहते हैं, दी लल्लन टॉप के थ्रू अपनी बात दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें covidcare@lallantop.com पर ईमेल कर सकते हैं। स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए,
और लड़ाई जारी है। होपफुली हम इस महामारी, इस बीमारी से जल्द बाहर निकलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रवीण। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू।